फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी कारणवश 2 दिन लाइव नहीं आ सका मैं। आपका बायोलॉजी का क्लास चल रहा था तो आज भी लाइव नहीं, आज मैं डायरेक्ट वीडियो बना के देना चाह रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। बायोलॉजी का चल रहा था, जनन चैप्टर कक्षा 10 बायोलॉजी जनन है। जनन चैप्टर छठा चैप्टर है भारतीय भवन से। आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य वास्तव में एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य एक लिंगी या अनसेक्सुअल, एक लिंगाश्रयी प्राणी है। अर्थात नर जनन अंग मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तथा मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग, ये दोनों अलग अलग शरीर में अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं। दोनों प्रकार के जननांगों में सबसे प्रमुख रचना नर और मादा जननद है। दोनों प्रकार के जननांगों में सबसे प्रमुख नर एवं मादा जननद है। अब हम देखते हैं मादा जननद क्या होता है। जननद को ही गोनड कहते हैं, अंग्रेजी में गोनड कहते हैं, जिसे हिंदी में जन ग्रंथियां कह सकते हैं हम लोग। इनके अतिरिक्त दोनों में कुछ सहायक लैंगिक अंग भी होते हैं। दोनों में सहायक लैंगिक अंग तथा सहायक ग्रंथियां भी पाए जाते हैं। सारी रचनाएं एक साथ पुरुष में नर जनन अंग तथा स्त्री में मादा जनन अंग कहलाते हैं। तो मानव जननांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। वैसे जो जनन अंग है, मानवों के जो जनन अंग है, अभी के रीजन में तो 12 से भी पहले कहिए 10 तक में भी परिपक्व और क्रियाशील होने लगते हैं। लेकिन किताब के अनुसार जो फैक्ट दिया गया है उसमें 12 वर्ष के अवस्था में वो परिपक्व होने लगते हैं और क्रियाशील भी होने लगते हैं। इस उम्र में जब पहली बार ये जनन अंग क्रियाशील होते हैं तो इसमें बहुत सारे शरीर में हार्मोन्स एक्टिव मोड में जब शुरुआत में आते हैं तो लड़के हो या लड़कियां, सबके विचारों में, सबके सोचने में और सबके शारीरिक परिवर्तन में, सबके शरीर में परिवर्तन देखे जाते हैं और एक विषम लैंगिक एट्रैक्शन भी देखा जाता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये किशोरावस्था जो टीनेजर है, 12 से करीब 20 वर्ष तक के उम्र जो होते हैं, इसमें आपके जननांग और आपके उस जननांग से संबंधित जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के कारण ये पहले शुरुआती दौर में जब एक्टिव होते हैं तो इसमें वो सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा उन्मुख हो जाते हैं और इस एक्टिविटी का प्रभाव आप अपने गांव घर समाज में देखते होंगे। इस तरह का देखने को मिलते हैं। तो हम और सारी बातें होंगी आगे। कहता है इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, जब 12 वर्ष की आयु पर प्राप्त करते हैं तो बालक और बालिकाओं दोनों के शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो कहता है कि ये अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। इसी को आप कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक एवं बालिकाओं में एक समान होते हैं। किशोरावस्था में जो कुछ परिवर्तन होते हैं बालक और बालिकाओं में एक समान होते हैं। कुछ तो एक समान है और कुछ अलग डिफरेंट भी होते हैं। जैसे कांख एवं दोनों जांघों के बीच, कांख ये समझ रहे हैं, कांख और दोनों जांघों के बीच बाल आना शुरू हो जाता है। जांघों के बीच तथा बाह्य जननांगों के समीप, जो बाह्य जननांग है उसके समीप बाल आने लगते हैं। टांगों तथा बाहुओं में कोमल बाल उगने लगते हैं। टांग, पैर जो है और बाहु, इस सब में देख रहे हैं, ये इस तरह का बाल 12 साल के उम्र में ही आना शुरू हो जाते हैं। त्वचा कुछ तेलीय होने लगती है, ऑयली हो जाता है। ये त्वचा जो है कुछ ऑयली हो जाता है। एक बच्चे के तुलना में किशोरावस्था में त्वचा कुछ ऑयली हो जाती है, मतलब तेलीय हो जाती है। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियों का निकलना भी प्रारंभ हो सकता है।
देखिए किशोरावस्था का ये सब चिन्ह है। किशोरावस्था में जब आप प्रवेश करते हैं तो इस अवस्था में चेहरे पर फुंसी भी निकलना एक साधारण सी बात है। चेहरे पर फुंसी निकलता है, जिसको लोग कहता है उस फुंसी, सॉरी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उस फुंसी को हम लोगों के भाषा में मुहासा, हाँ सॉरी मुहासा भी कहते हैं। ये सब जो है 12 किशोरावस्था में प्रवेश करने के समय ये सब परिवर्तन होते हैं। चेहरे पर फुंसियाँ निकलना और क्या कहते हैं त्वचा का तेलीय हो जाना, ये सब किशोरावस्था का लक्षण है। इस अवस्था में अपने जैसे विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि किशोरावस्था में जो लड़के लड़कियां प्रवेश करती हैं, जो भी प्रवेश करते हैं किशोरावस्था में, तो वो पहली बार विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। आपको बता दें कि जब 0 से लेकर 3 वर्ष तक 4 वर्ष तक की आयु होती है, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बस जो पूरा होता है वो बच्चे के द्वारा उंगली चूसकर या अंगूठा चूसकर इससे चूसकर उसका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पूरा होता है, जिसके कारण वो संतुष्ट हो जाता है। फिर 5 साल से लेकर करीब 11 साल तक के बच्चे, जो 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चे अपने जनांगों को, मतलब अपने शरीर के जनांगों ही नहीं है, अपने शरीर के विभिन्न पार्ट्स को छूकर संतुष्ट होते हैं, उसका सेक्सुअल एक्टिविटी वहाँ पूरा होता है। और 7 साल से 11 साल के बच्चे समलैंगिक होते हैं। जैसे समलैंगिक मतलब लड़के का आकर्षण लड़के की तरफ, लड़की का आकर्षण लड़की की तरफ। इस अवस्था में बच्चे ज़्यादातर दोस्त बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं, और लड़के का झुकाव लड़के की तरफ होगा, लड़की का झुकाव लड़की की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही 12 वर्ष की आयु क्रॉस करते हैं और किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी अवस्था में तो पहली बार उनका जो आकर्षण होता है विषम लैंगिक होता है, लड़के लड़की की तरफ और लड़की लड़की की तरफ। प्लस माइनस का चक्कर यहीं से शुरू हो जाता है। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं। कहते हैं कि इन परिवर्तनों के आधार पर किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं। जैसे किशोर बालिकाओं के स्तन में उभार आने लगता है। जब किशोरावस्था में आते तो किशोर बालिकाएं जो होती हैं उसके धीरे धीरे स्तन जो होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, उसमें उभार होने लगता है। ये नैसर्गिक क्रिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक नैसर्गिक क्रिया है कि किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद ये सब परिवर्तन होते हैं। कहते हैं उनके स्तनों में उभार आने लगते हैं। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र के चारों ओर की त्वचा का रंग ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है। स्तन के केंद्र में जो स्थित होता है उसको कहता है स्तनाग्र, जिसको हम लोग निप्पल कहते हैं। तो उसके चारों ओर गाढ़ा रंग होना शुरू हो जाता है। ये किशोरावस्था में ही ये सब परिवर्तन होते हैं, गाढ़ा रंग होने लगते हैं चारों ओर। और मासिक चक्र प्रारंभ इसी अवस्था में होती है। लड़कियों में मादा में, मतलब लड़का ने कहा मादा में मासिक चक्र किशोरावस्था में ही प्रारंभ होने लगते हैं। त्वचा का रंग, फिर कहता है मासिक चक्र की चर्चा और आगे किया जाएगा। किशोर बालकों के मूंछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ होने लगता है। किशोर बालक बालिकाओं में क्या परिवर्तन होता है, उसमें दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। मतलब किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके चेहरे पर फुंसी आएगा, चेहरा तेलिए होंगे और क्या कहते हैं कि दाढ़ी मूंछ होना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे किशोर हो गए हैं। तो कहते हैं स्वर यंत्र और लैरिंग से परिपक्वता के कारण आवाज़ में भारीपन आने लगता है। बच्चे यदि नर हो या मादा हो उसके आवाज़ में कोई डिफरेंसेस पता नहीं चलता है, सब एक समान लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे लड़के का आवाज़ भारी होने लगता है और लड़कियों की आवाज़ पतली होने लगती है। आप लोगों का इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आवाज़ में भारीपन आने लगता है। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं। वृषण जो अंडकोश होता है, वृषण जो होता है उसमें नर युग्मक शुक्राणु बनना शुरू होता है किशोर अवस्था में। जिस प्रकार लड़कियों में किशोर अवस्था में आपका शुरू हो जाता, मासिक चक्र शुरू हो जाता है, उसी प्रकार लड़कों में वृषण में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। नर मैथुन अंग
नर मैथुन अंग शिश्न, जिसको अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं, पेनिस के आकार में कुछ वृद्धि होने लगता है। नर मैथुन अंग जो शिश्न वगैरह है, पेनिस जो है, उसका आकार कुछ बढ़ने लगता है और कुछ बड़ा हो जाता है और मोटा भी होता है। मानसिक भावनाओं के प्रभाव से कभी कभी शिश्न के आकार में सामान्य से ज़्यादा अस्थायी वृद्धि तथा कठोरता आने लगती है। हाँ, शिश्न का आकार बढ़ना और घटना ये आपकी मानसिक भावनाओं पर निर्भर करता है। आपकी मानसिक भावनाएं उसको नियंत्रित करने लगते हैं। यदि आप कोई ऐसे तस्वीर देखते हो या कोई ऐसे चलचित्र या कोई वीडियो देखते हो जो आपको भीतर से उत्तेजित कर सके, तो किशोरावस्था के जो होते हैं नर या मादा होते हैं, सॉरी नर जो होते हैं, उनके शिश्न जो होती है यानी कि पेनिस जो होती है, स्वतः धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। चूँकि आप में उसके प्रति, उस वीडियो के प्रति, उस चित्र के प्रति आप में भावनाएं जगने लगती हैं, आप उनकी जगह पर अपने आप को देखने लगते हो। इसी कारण उसका शिश्न का आकार बड़ा होने लगता है, मतलब मोटा होने लगता है, लंबा होने लगता है, टाइट हो जाता है। और जब आपकी भावनाएं सामान्य हो जाएगी तो वो भी अपने सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। और कभी कभी शिश्न के आकार के सामान्य से ज़्यादा अस्थायी वृद्धि तथा कठोरता आने लगती है। सामान्य अवस्था में जितना आता है उससे ज़्यादा वृद्धि हो जाता है और अस्थायी रूप से कठोर भी हो जाता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवन आरंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम लोग यौवना आरंभ कहते हैं या प्यूबर्टी, अंग्रेजी शब्द है, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। और याद रखिए कि इस चैप्टर का मैं इसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, करीब 100 प्रश्न का। चलिए, तो कहते प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को यौवना आरंभ अथवा प्यूबर्टी कहते हैं। एक सेकंड, थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहे हैं। तो इस तरह में आप देख रहे हैं, प्यूबर्टी के समय शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होते हैं। कहता है प्यूबर्टी के समय शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन है, प्यूबर्टी जब यौवन आरंभ शुरू होता है उसके समय जो शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं, कहता है वो होता है आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनसे जो हार्मोन का स्राव होता है, उन्हीं के प्रभाव के कारण हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तब अब हम देखते हैं नर जनन अंग, नर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स। तो नर जनन अंग में दो वृषण, कई शुक्र अपवाहिकाएं, प्रत्येक वृषण से संबद्ध अधिवृषण या इपिडाइडिमिस एवं शुक्रवाहिनी या शुक्राशय, एक मूत्रमार्ग तथा शिश्न एवं कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। याद रखिए, नर जनन अंग में क्या क्या होती हैं, दो वृषण होती हैं और कई शुक्रवाहिकाएं होती हैं, और प्रत्येक वृषण से जुड़ा हुआ अधिवृषण या उसी अधिवृषण को हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। किसको, अधिवृषण को। अच्छा, एक शुक्रवाहिनी होती है जो शुक्राणु को ले जाने का काम करता है, शुक्रवाहिनी होती है, और एक शुक्राशय होता है जहां पर शुक्राणु बनता है, शुक्राशय, एवं एक मूत्रमार्ग होता है जिससे मूत्रमार्ग तथा शिश्न पेनिस एक मूत्रमार्ग जिसे और एक पेनिस होता है, एवं कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। अब हम जानते हैं वृषण के बारे में, जिसे टेस्टिस भी कहते हैं। वृषण पुरुष के सबसे प्रमुख जनन अंग है। वृषण पुरुषों के सबसे प्रमुख जनन अंग हैं, क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं इसी में बनते हैं। पहले भी मैंने बता दिया है कि नर युग्मक शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। तो वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। यदि वृषण कोई हटा दिया जाए ऑपरेशन करके तो शुक्राणु बनेंगे ही नहीं। तो ये इस तरह से पुरुषों में सबसे प्रमुख जनन अंग जो है वो वृषण है, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु इसी में बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण होते हैं, छोटा छोटा गोल गोल टेस्टिस आप देख सकते हैं। अच्छा, वृषण होते हैं, और जो उदर गुहा के बाहर
वो दोनों अंडाकार वृषण कहाँ कहता है, उदर गुहा के बाहर दोनों जांघों के बीच त्वचा तपेशियों से बनी एक थैली में स्थित होते हैं। त्वचा तपेशियों से बनी एक थैली में स्थित होते हैं। त्वचा तथा पेशियों से बनी थैली में कौन, तो दो वृषण स्थित होते हैं उदर गुहा के बाहर। तो उससे जिस थैली में वो स्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश। वृषण जहां होगा वृषण कोश, उसे वृषण कोश कहते हैं। प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय संयोजी ऊतक के एक आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण जो होता है तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। शुक्राणु जनन नलिकाएं अंदर की ओर आपस में जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है। शुक्राणुजन कहता है शुक्राणुजन कहते हैं। शुक्राणुओं का विकास इसी नलिका में होता है। शुक्राणुजनन नलिकाएं अंदर की ओर आपस में जुड़कर, शुक्राणुजनन नलिकाएं अंदर में सभी आपस में एक साथ जुड़ जाती हैं और जुड़कर अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई नलिका के रूप में वृषण के किनारे चिपकी होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज को देखिए कि शुक्राणुजनन नलिका अंदर की आपस में जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती हैं, जिसको अधिवृषण वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृषण वाहिनी कहते हैं, वो जो कुंडलित नलिका बनाई। इसके बाद अधिवृषण वाहिनी एवं लंबी नलिका जो अत्यधिक कुंडलित होती है। अधिवृषण वाहिनी तो कुंडलित होती है और क्या कहते हैं कि जो लंबी नलिका होती है कसी भी होती है, वही कहता है अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई होती है नलिका के रूप में वृषण के भीतर किनारे से चिपकी होती है। इस रचना को अधिवृषण या एपिडाइडिमिस कहते हैं। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका निकलती है। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान होता है। अधिवृषण शुक्राणुओं का क्या होता है, संग्रह स्थान होता है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो नर जनन अंग हैं, जिसमें हम लोग वृषण के बारे में पढ़ रहे थे, तो वृषण क्या क्या होता है, मूत्राशय और शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि, वृषण, शिश्न में जो छेद होता है उसको कहते हैं प्रियुप्स, शुक्रवाहिका होती है, मूत्र मार्ग होते हैं, स्खलन नलिका होती है। चित्र हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम सीधे वृषण का थ्योरी बता रहे हैं और इसी से संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे। तो आज हम वृषण तक के ही सीमित रहते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। और आप लोग प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए अपने पवन भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।